अब हम जानेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। उससे पहले कुछ हम इसका बेसिकरण जानेंगे, यानी कि विशेषताएं जानेंगे क्या है। तो पहले जानेंगे साइंस। साइंस को बोलते हैं विज्ञान। अब साइंस जो है, साइंस का अर्थ होता है समझ। अब यहाँ से देखना है, साइंस दो प्रकार में बटे हुए हैं। एक होता है लिविंग, बोले तो सजीव। दूसरा है नॉन लिविंग, निर्जीव। सुनिए, नॉन लिविंग को बोलते हैं। शुरू करो। तो साइंस का अर्थ होता है समझ, और यहाँ पर इसका हिंदी होता है विज्ञान। विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, एक लिविंग एक नॉन लिविंग। अब जो लिविंग का हिंदी होता है वो सजीव, और नॉन लिविंग का होता है निर्जीव। अब यहाँ समझाएंगे कि सजीव के आधार पर हम साइंस को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो इसका मात्र एक भाग है जिसमें हम सजीव जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, जिसे बोला जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, और इसमें हमेशा हम सजीव जीव जंतुओं या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, तो इसे लाइफ साइंस भी कहा जाता है। इधर है नॉन लिविंग यानी निर्जीव। इसके दो शाखाएं हैं। एक शाखाएं का नाम है फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है भौतिकी, और दूसरा होता है केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है रासायनिक। अब यहाँ पर है कि इनके जनक कौन है। तो साइंस का यानी भाई विज्ञान का जनक कहलाते हैं अरस्तु। बायोलॉजी का भी है अरस्तु। भौतिकी का है न्यूटन, और रसायन का कहलाते हैं लाइवोजियस या लवाजे। लाइवोजियस, तो लाइवोजियस हैं केमिस्ट्री के जनक। अब यहाँ से हम जानेंगे केमिस्ट्री। फिजिक्स के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिनमें वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है और वस्तु अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, उसे हम फिजिक्स कहते हैं। अब हम जानेंगे केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान वैसी विज्ञान है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नए तत्व का निर्माण करता है, उसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र। तो उसी के बारे में अध्ययन करना होता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट क्या है, और इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये हो गए केमिस्ट्री चैप्टर से रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहले रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में अभिक्रिया करके कोई अन्य या भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलकर संयोजन की क्रियाएं करती है अर्थात मिलती है, तो इससे कुछ नए गुण का प्रोजेक्ट बनाती है अर्थात उत्पाद बनाती है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए यहाँ से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। तो पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जब दोनों को मिला दिया जाता है तो यहाँ बन जाता है H2O। तो यहाँ पर O2, यहाँ H2, यहाँ 2, यहाँ 2। अब ये दोनों आपस में संतुलित हो चुके हैं।
अर्थात यहाँ पर से ये गैस है और ये भी गैस है और जो बना वो लिक्विड बन गया। तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी दो गैस मिलकर एक लिक्विड का निर्माण करता है, द्रव का निर्माण करता है। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अभिक्रिया करके किसी भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और H2 गैस है और O2 भी गैस है जो आपस में मिलकर H2O यानी लिक्विड बना दिया है, तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब है अभिकारक किसे कहते हैं? तो जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब अभिक्रिया है क्या? तो यहाँ से ये जो पूरा प्रोजेक्ट बनने की क्रिया है इसी को हम अभिक्रिया कहते हैं। तो जब पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले, यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन ये दोनों भाग लिए तो ये दोनों पदार्थ हमारा कहलाएगा अभिकारक। तो यहाँ हम लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम पहले प्रतिफल बता देते हैं, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। प्रतिफल क्या होते हैं? तो जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है या निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप ये हमारा अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रोजेक्ट बना इसी को हम बोलते हैं ये प्रतिफल। ये अभिकारक और ये प्रतिफल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H2 + O2 और तीर के चिन्ह H2O यहाँ संतुलित कर दिए। तो ये जो भाग लिए ये कहलाया हमारा अभिकारक और ये हमारा कहलाया प्रतिफल। तो जो भाग लिया अभिक्रिया में उसे अभिकारक और जो बना उसे हम प्रतिफल कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है? तो इसमें अलग अलग पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके और अन्य प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें अलग अलग पदार्थ मिलकर आपस में अभिक्रिया करते हैं जो अपने गुण स्वभाव में बिल्कुल भिन्न होते हैं उसे रासायनिक क्रियाविधि कहते हैं। रासायनिक क्रियाविधि कहते हैं। अब इसको समझ की क्रिया विशेषता में जानेंगे गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति क्या होती है? जब पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो बहुत से पदार्थ गैसों का उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि Zn + HCl तो मिल के बन गया ZnCl और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो गया। तो यहाँ पर से हम समझेंगे इसको गैस की उत्पत्ति।
और मतलब ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जिससे चूना पत्थर को जब पानी में डाला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निक्षेपित होता है। दूसरा हमको जानना है अवक्षेपण का बनना। तो इसमें होता है दो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उसके फलस्वरूप अवक्षेप का निर्माण होता है। अवक्षेप बोले तो वो ठोस का एक पतला रूप होता है जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ NaCl है और AgNO3 है, यानी कि इधर साधारण नमक है और इधर वो सिल्वर नाइट्रेट है। जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। अवक्षेप यानी नीला रंग के दही रूपी पपड़ी जमा होगा जिसे हम अवक्षेप कहते हैं। इधर सोडियम नाइट्रेट ऑक्साइड जमा होगा। रंग में परिवर्तन, अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ये बैंगनी रंग का रहता है। जब इसमें नींबू का रस डालते हैं, ये पाउडर कलर का रहता है। जब इसमें नींबू का रस डालते हैं तो ये बैंगनी पहले में रहता है, और जब ही नींबू का रस इसमें डाला जाता है तो ये पोटेशियम परमैंगनेट बैंगनी रंग में बदल जाते हैं। तो अर्थात हम समझ रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रंग में भी परिवर्तन होता है, अवक्षेप का बनना होता है और गैस की उत्पत्ति होता है। अब जानना है ताप में परिवर्तन। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस ये अमोनियम क्लोराइड को जब आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो बेरिलियम क्लोराइड प्लस यहाँ अमोनिया अलग और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जब जल रहता है और जल में चूना पत्थर को डाला जाता है तो हाँ उसमें क्षेपी क्रिया के कारण वहाँ ताप निकलता है, तो जिसके कारण उसका तापमान जो होता है उस पानी का तापमान बढ़ जाता है। तो एक जगह ताप बढ़ना होता है, दूसरा जगह घटना क्या होता है कि जब पानी में हम ये यूरिया को डालते हैं यानी अमोनिया को डालते हैं तो उसका ताप घट जाता है। तो इसे हम समझते हैं कि ताप में परिवर्तन हो रहा है। एक जगह ताप बढ़ रहा है, एक जगह ताप घट रहा है। अगला हम जानेंगे अवस्था में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था परिवर्तित होते हैं। अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे मोमबत्ती ठोस अवस्था में रहता है, जब इसको जलाते हैं तो मोम रूपी द्रव बनता है और उसके बाद वाष्प बन के ये विघटित हो जाते हैं। तो इसे बोलते हैं अवस्था में परिवर्तन। तो यह रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेपण का बनना, रंग का परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सभी हमारी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। क्या समीकरण को एक साइड लिखेंगे और समीकरण में देखेंगे कि दाईं ओर कितने परमाणु संख्या और बाईं ओर कितना है। इधर एक परमाणु संख्या है Mg का, इधर भी एक है, सही है। यहाँ HCl है NH का एक, तो इधर 2 है। अभी हमको इसको संतुलित करना होगा, अनुमान विधि से संतुलित करना होगा। तो पहले देखते हैं मैग्नीशियम का एक बाईं ओर दाईं ओर एक, ठीक है। क्लोरीन का बाईं ओर एक दाईं ओर 2, यहाँ हमको संतुलित करना है, यहाँ 2 करना है क्योंकि यहाँ 2 है। हाइड्रोजन का एक है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हाइड्रोजन का एक की जगह 2 करना है क्योंकि यहाँ भी 2 है। अब सुधार करेंगे और सुधार करने के बाद हम इसको देख आएंगे। तो सुधार समीकरण इसी को लिखा गया कि इसमें हम क्या क्या चेंजिंग करते हैं। तो यहाँ Mg है, Mg है, Cl है, Cl है, H है, H है। बाईं ओर जो हो गया Mg एक है, दाईं ओर भी एक है, यहाँ भी था यहाँ भी है, सही है।
अब Cl जो है यहाँ पर 2 है और इधर भी 2 है, जबकि यहाँ पर Cl 1 था, यहाँ 2 था, तो ये गलत है। अब इसको हम संतुलित कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, तो Cl यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ से CnH भी 2 और Cl भी 2। अब यहाँ से H का मान 2 है, बाईं ओर 2, दाईं ओर भी 2, यहाँ था बाईं ओर 1 और दाईं ओर 2, तो यहाँ जो है ये सुधार किया हुआ समीकरण है, तो इसे हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। इसे अनुमान विधि द्वारा हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और आसानी से इसको बराबर कर सकते हैं। जब तक हम समीकरण को बराबर नहीं करेंगे वो संतुलित समीकरण कभी नहीं कहलाएगा। संतुलित समीकरण बनाने के लिए हमेशा इनके परमाणुओं की संख्या को दोनों अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ हमको बराबर करना होगा। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेटेंशन। तो रासायनिक समीकरण में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन एक अलग तत्व है और क्लोरीन एक अलग तत्व है, दोनों आपस में अभिक्रिया करके ये जो HCl एसिड का निर्माण किया। तो जब 2 अलग अलग पदार्थ मिल के संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेटेशन। अब जाना है रासायनिक समीकरण लिखने का नियम क्या है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों में कुछ नियम का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। पहला है अभिक्रिया के अभिकारकों के उनके संकेत और अनुसूत्रों के समीकरण बाईं ओर लिखा जाता है, यानी अभिकारक इधर लिखा जाता है, अभिकारक, और इसका प्रतिफल जो बनता है उधर लिखा जाता है। ये पहला हुआ समीकरण लिखने के नियम। दूसरा हुआ अभिकारकों और सूत्रों के बीच धन आवेश दिया जाता है, यानी यहाँ जो चिन्ह दिया गया ये धन दिया गया, अगर इधर भी कोई बनता तो इधर भी हम धन को चिन्ह देते हैं। यानी अगर इधर हो CO3 तो इसको बनाने के लिए CO यहाँ प्लस के चिन्ह देना है, धन चिन्ह देना है, और यहाँ से CO2 देना है। तो यहाँ पर अभिकारक हो गया, ये हमारा प्रतिफल हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा है अभिक्रिया और प्रतिफल के उनके संकेतों और सूत्रों को दाईं ओर लिखे जाते हैं। ये हमारा दाईं ओर है, ये गैस बना तो इसके लिए हम संकेत और सूत्र दे सकते हैं। अगला है प्रतिफलों के सूत्रों को धन आवेश से सूचित किया जाता है और अभिकारकों को तीर चिन्ह से सूचित किया जाता है। यहाँ जो इक्वेटेशन की चिन्ह पड़ा ये हमारा है तीर का चिन्ह, जो कि अभिकारक और प्रतिफल को अलग करता है। अब यहाँ से अगला नंबर कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, यानी समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण और एक असंतुलित समीकरण। वे समीकरण जिनके अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। इधर देखना हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु, यहाँ से भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु। यहाँ लिख के भी हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर 2, दाईं ओर 2, ठीक है। क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर भी 2, दाईं ओर भी 2। इधर दाईं ओर ये बाईं ओर 2, दाईं ओर भी 2, बाईं ओर 2, दाईं ओर भी 2। तो जब इस प्रकार के समीकरण लिखे जाते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे कहा जाता है संतुलित समीकरण। अब जानना है असंतुलित समीकरण। वे समीकरण जिनके परमाणुओं की संख्या या
अभिकारक और प्रतिफल आपस में बराबर ना हो, आपस में बराबर ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर ना हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण। H2 और O2 दो है परमाणु, इधर H2 के 2 परमाणु हैं लेकिन O का 1 है। तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बाईं ओर 2 है, यहाँ 2 है, दाईं ओर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, ठीक है। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या यहाँ पर 2 है, 2 है, अब दाईं ओर 1 है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण जो है ये असंतुलित समीकरण है, क्योंकि जब बाईं ओर 2 है तो दाईं ओर भी 2 होना चाहिए। तो ऐसे समीकरण जब परमाणुओं की संख्या विकारक और प्रतिफल में भिन्न भिन्न हो तो उसे हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब जानना है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें पाए जाने वाले तत्वों के परमाणु संख्या हमेशा बराबर हो, और यहाँ से ऊर्जा संरक्षण या रासायनिक केमिकल बोर्ड का नियम बताता है कि ना तो हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं ना तो नाश कर सकते हैं। उसी प्रकार बताया जा रहा है तत्वों में भी। तो अनुमान द्वारा संतुलन विधि के बारे में अब जानेंगे। जब ना तो हम तत्व का निर्माण कर सकते हैं ना ही नाश कर सकते, तो हम जानेंगे अनुमान विधि द्वारा संतुलन विधि। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी हम बोल सकते हैं संतुलन करना, यानी समीकरण को संतुलन करना, समीकरण को संतुलन करना। तो यहाँ से देखना है Mg मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया किए तो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना है। गैस का चिन्ह इस प्रकार हम दे सकते हैं, गैस बनके खत्म हो गया। तो देखना है कि Mg का मान कितना है, H का मान कितना है, Cl का मान कितना है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकर्मक कहते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। तो इधर जो बाईं ओर होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक, और जो दाईं ओर होता है उसे हम बोलते हैं प्रतिफल। Mg की संख्या इधर 1 है, बाईं ओर 1 है, बाईं ओर 1, दाईं ओर भी 1। Cl 1 है, दाईं ओर भी 2, Cl इधर 1 है, इधर 2 है। H का मान 1, इधर H का मान 2। तो ये हमारा संतुलित समीकरण नहीं है। संतुलित समीकरण करने के लिए बाईं ओर दाईं ओर दोनों ओर देखना 1-1 है, सही है, 1-1 है, सही है। अब यहाँ से देखना है कि यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा 1 थी बाईं ओर और दाईं ओर 2 है, तो इसको हमको 2 करना है। तो 2 करने के लिए HCl के आगे हम 2 लगा दिए, तो 2 हाइड्रोजन भी हो गए, 2 Cl भी हो गए। यहाँ से Cl 2 है, H2 भी 2 है। तो M का बाईं ओर 1, दाईं ओर 1, Cl का बाईं ओर 2, दाईं ओर 2, H का मान बाईं ओर 2, दाईं ओर 2। तो अब यहाँ पर से देखें कि बाईं ओर Mg यानी मैग्नीशियम 1 तो दाईं ओर भी 1, Cl बाईं ओर 2 तो दाईं ओर भी 2, H का मान बाईं ओर 2 तो दाईं ओर भी 2। यानी यह जो समीकरण है यह समीकरण संतुलित समीकरण है, क्योंकि इसमें परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो चुके हैं और अणुओं की संख्या भी बराबर हो चुके हैं। तो इसे हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। ये हमारा एक अणु, यहाँ से एक अणु ये हुआ, इसके आगे 2 गुना हो यानी 2 अणु हुआ। इसमें परमाणु बोला जाए तो 2 है, यहाँ भी परमाणु हाइड्रोजन के 2 है। अगला देखना है कि एल्युमिनियम और क्लोराइड यानी एल्युमिनियम के साथ क्लोरीन मिलके और यहाँ से चूना जल से अभिक्रिया करा रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड को चूना जल से अभिक्रिया करा रहे हैं। तो यहाँ से ये जो ऑक्साइड है ये आके एल्युमिनियम में लगेंगे और Cl जो है उस Ca के साथ मिलेंगे। तो यहाँ से OH3 का होल क्यू और यहाँ से Ca में Cl3 जुट गए। तो यहाँ से हो गया। यहाँ से देख रहे हैं कि ये Al 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पर Cl3 है, इधर 2 है, यानी बराबर नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं Al बाईं ओर 1, दाईं ओर 1। चलो ये तो समीकरण संतुलित है। अब आगे देखना है Cl इधर 3 है, इधर 2 है, ये संतुलित नहीं है, इसी को संतुलित करना है।
OH इधर 2 है, इधर 3 है, ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ Ca बाईं ओर 1 है, दाईं ओर भी 1 है, ये भी बराबर हो गया। यानी दो को बराबर नहीं है, दो को बराबर है। अब इसको हमको बराबर करना है, तो इसके आगे 2 लगाए, एक और आगे 3 लगाए, एक और आगे भी हम 3 लगाए। तो यहाँ से अब देखेंगे AL जो हो गया बाईं ओर 2 हो गया, दाईं ओर भी 2 हो गया, सही है। Cl बाईं ओर 6, दाईं ओर 6, ये भी सही है। OH बाईं ओर 6, दाईं ओर 6, ये भी संतुलित। Ca बाईं ओर 3, दाईं ओर 3, तो सही है, संतुलित है। ये सब के सब संतुलित हो गया। तो ये समीकरण जो हुए अब ये संतुलित समीकरण कहलाएंगे, संतुलित समीकरण कहलाएंगे। अब आगे देखा जाए Fe प्लस H2O, दोनों अभिक्रिया किया तो Fe3O4 प्लस H2। यहाँ देखना है Fe बाईं ओर 1 है, दाईं ओर 3 है, इस बराबर नहीं है। H यानी हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है, ये संतुलित है। O बाईं ओर 1, दाईं ओर 4 है, ये संतुलित नहीं है। संतुलित होना चाहिए, संतुलित सभी परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यहाँ 1 का बराबर हो रहा है, 2 का नहीं हो रहा है, तो ये असंतुलित समीकरण है। ये समीकरण हमारा असंतुलित है। इसको बराबर करने के लिए हम Fe के आगे 3 लगाए, H2O के आगे 4 लगाए, Fe3O4 ये उसी रहा। और इसको बराबर करने के लिए, हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए इसके 4 आगे लगा दिए, तो 4 दूनी 8 हो गया। तो यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ लोहा 3 है, यहाँ भी 3 है। अब देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं। लोहा की संख्या यहाँ पर 3 है, इधर भी 3 है, चलिए ये बराबर है। यहाँ पर H2 यानी कि 4 दूनी 8 है, तो यहाँ से 8 है, तो इधर भी 4 दूनी 8 है, यानी बराबर है। यहाँ देखना ऑक्सीजन 4 है, तो इधर भी 4 है, मतलब ये भी संतुलित है। यानी यह जो समीकरण है यह संतुलित समीकरण है। अब आगे देखना है KClO3 अभिक्रिया किया तो KCl बना और O2 बन गया। यहाँ 3 है, यहाँ 2 बना, K इधर 1, इधर भी 1, संतुलित है। Cl 1 संतुलित। यहाँ वो 3 हो गया, यहाँ 2, संतुलित नहीं है। संतुलित कब होंगे? जब दोनों बराबर हों। तो यहाँ देखना है 3 दूनी 6 अभिक्रिया करा देंगे, 3 दूनी 6 इस प्रकार से। तो यहाँ से हो गया K की मात्रा 2, इधर भी 2, Cl 2, इधर भी 2, यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6, इधर भी 6। अब गिनना K इधर 2, इधर भी 2, Cl इधर 2, इधर भी 2, यहाँ ऑक्सीजन 6, इधर भी 6। यानी जब बराबर हो जाए, यहाँ सब बराबर है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं संतुलित अभिक्रिया। अभिक्रिया हुआ, और ये जो अभिक्रिया हुआ ये भी संतुलित है, ये अभिक्रिया ये भी संतुलित है, और ये अभिक्रिया ये भी संतुलित है। अब और एक देखेंगे, एल्युमिनियम को H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो Al2 बना, SO4 के होल 3 प्लस H2 बना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों जो अभिकारक और प्रतिफलक क्या परमाणु संख्या बराबर है, बराबर होंगे तो संतुलित कहलाएंगे, और बराबर नहीं होंगे तो संतुलित नहीं कहलाएंगे। तो यहाँ से देखना है कि एल्युमिनियम की संख्या 1 है, यहाँ 2 है, ये भी बराबर में है, असंतुलित हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 है, चलिए ये तो बराबर है। SO4 यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये बराबर में है। यानी अब भी हमको बराबर नहीं मिला 2 को, इन दोनों को बराबर करेंगे तब जाकर हमारा जो समीकरण होगा वो बराबर होगा। तो इसके आगे 2 लगाएंगे, इसके आगे 3 लगाएंगे, अब यहाँ से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ देखना Al 2 है, इधर भी 2 है, इधर हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 6 है, इधर SO4 3 है, 3 SO4 है, इधर भी 3 SO4 है, तो बराबर है। अब ऐसा समीकरण हमारा कहलाया संतुलित समीकरण, जब बराबर दोनों तरफ हो। अब रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं? तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। यह अभिकारक और प्रतिफलों के संकेत और सूत्र की जानकारी देता है। यह अभिकारक के प्रतिफल और अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों को ज्ञात करता है। यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ भाग ले रहा है और कौन बन रहा है। भाग ले रहा है यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, दोनों मिलकर बना रहा है अमोनिया, ये बता दिया। तीसरा नंबर बताएगा, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की जानकारी देता है। इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6, ये परमाणु संख्या को और अणु संख्या दोनों को बताता है। यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणु एवं अणुओं की अपेक्षा अणुओं की जानकारी देता है।
अब N2 है 2 परमाणु, यहाँ H है 6 परमाणु, यहाँ ये दोनों मिलके बना 2 अणु। तो इस प्रकार जानकारी देता है। अब इसका अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों का अनुपात देता है। यहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 3 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। अब अगला जो बताएगा इसका द्रव्यमान ये बताएगा। ये N2 हो गया 28, क्योंकि N होता है 7 में 7, इसका परमाणु संख्या, द्रव्यमान हो गया 14, 2 है तो 14 28 हो गया। तो इधर 28 हो गया, इधर 3 6 हो गया, 28 से 34, इधर भी देखेंगे तो गुना करेंगे तो 34 आएगा। तो ये द्रव्यमान भी बताता है। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान का अनुपात भी बताता है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों की अपेक्षा आयतन की जानकारी देता है। अब STP पर क्या है, तो ये होता है सिमुलेटर टेम्परेचर प्रेशर, यहाँ से हो गया, या सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर बोल सकते हैं। तो इसका मान होता है लीटर में 22.4, 1 मोल में होते हैं 22.4, 3 मोल है तो 3 गुना 22.4, यहाँ पर 2 मोल है तो 2 गुना 22.4। तो ये आयतन की भी हमको जानकारी देता है। तो रासायनिक समीकरण से बहुत सारे सूचनाएं प्राप्त होती हैं, और ये हमारा परीक्षा में पूछता है कि क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो पहले जो तत्व भाग ले रहा है उसकी जानकारी होता है, जो बना वो उसकी जानकारी होता है, कितना इसमें परमाणु भाग लिया उसकी जानकारी होता है, कितना अणु बना उसकी जानकारी होता है, इसका द्रव्यमान कितना मोल है उसकी जानकारी होता है, इसका वजन क्या है उसकी जानकारी होता है, इसमें आयतन क्या है उसकी जानकारी होता है, और STP पर इसका भार कितना है इसकी जानकारी मिलती है। ये सभी सूचनाएं हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त होती हैं। अब रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ क्या है। अब लाभ की है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है और लिखने के लिए कागज कम, यानी कागज की बचत होती है, समय और कागज की बचत होती है। दूसरा लाभ है कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा निर्माण करने के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक से की जाती है। अब द्रव्यमान ज्ञात होता है, यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ द्रव्यमान ज्ञात होते हैं। तीसरा जो लाभ है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी के लिए किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। अगर हमको रासायनिक समीकरण यहाँ भारत में अगर लिख दिए इस प्रकार O2 प्लस H2 प्लस O2 तो बना दिए H2O, तो इसको संतुलित करने के लिए अगर यहाँ 2 लगा दिए तो यह समीकरण सिर्फ भारत के लिए नहीं है, विश्व में सभी जगह मान होंगे। तो ये समीकरण लिखने से वैज्ञानिकों को भी आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये हम सबसे पहले समझेंगे रासायनिक समीकरण का उपयोग, यानी लाभ क्या है। तो पहला समय की बचत होगी, कागज की बचत होगी, लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता है और पढ़ने में कठिनाई भी नहीं होता है। कागज की बचत होता है, ऐसे लिखना होता तो बड़ा में लिखते कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है, बड़ा हो जाता तो समय भी बचा, कागज भी बचा। दूसरा नंबर, इसमें जो भाग लेने वाले हैं तत्व उनके द्रव्यमान भी आसानी से ज्ञात हो जाते हैं। तीसरा नंबर है, इस समीकरण का उपयोग हम सभी देशों में कर सकते हैं, विश्व में कहीं भी कर सकते हैं। तो ये हमको रासायनिक समीकरण लिखने से फायदा हुआ। अब रासायनिक समीकरण के कुछ सीमाएं हैं कि लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो उसकी कुछ सीमाएं हैं। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाती है, इन्हें हम ज्ञात कर पाते हैं, ज्ञात नहीं होता है। क्या नहीं होता है कि ठोस है, द्रव है या गैस है, इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं हो पाती। कुछ तत्वों में पता चलता है लेकिन बहुत सारे तत्वों में पता नहीं हो पाता है कि वो ठोस है, द्रव है या गैस है। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक अभिक्रिया से नहीं ज्ञात होती है। अब इसको बनाने में हमको ऊष्मा को देना पड़ा या ऊष्मा लेना पड़ा, इसकी जानकारी नहीं होती है। ऊष्मा की जानकारी नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है। अगला नंबर हमारा है, रासायनिक समीकरण से पता चलता है कि अभिक्रिया किन दिशाओं में संभव है। ये भी पता चल जाता है कि दाब, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानकारी अधिक उपयोगी बनाने के लिए हम कौन से उपाय को यहाँ पर उपयोग करेंगे।
तो यहाँ पहला देखना है कि अभिकार को प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी होती है। अभी भौतिक अवस्था क्या है, जो ठोस द्रव गैस है इसकी जानकारी। यहाँ CO3 जो है वो सॉलिड है, सॉलिड बोले तो ठोस है। अभिक्रिया किया तो यहाँ से CaO बना, सॉलिड बना यानी ठोस बना, लेकिन CO2 जो हो गया वो गैस हो गया। तो भौतिक अवस्था की जानकारी हुई कि ये ठोस है, ये भी ठोस है, ये गैस बनेगा, इसकी जानकारी। दूसरा रूप में हम देख सकते हैं ZnS है जो गैस है, ये ठोस है, और H2SO4 जो है वो यहाँ पर H2SO4 जो है वो अवक्षेप है। अवक्षेप ही है, एक्यूनिस अवक्षेप बनना। तो यहाँ से जब अभिक्रिया किया तो ZnSO4 का अवक्षेप बना और ये जो H2 है वो गैस बन के खत्म हो गया। तो यहाँ से इसकी भौतिक अवस्था की जानकारी। अब जानेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी कैसे होती है। तो CO प्लस O2 जैसे ही मिला तो CO2 बना, CO2 बन, जिस वातावरण में CO2 की मात्रा ज्यादा होती है वहां ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलने की क्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो वैसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। N2 प्लस O2 जब मिलेंगे तो इसमें ऊष्मा और घटेगा, यानी ऊष्मा और देना पड़ेगा, देने के कारण 2NO2 बना, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें और ताप चाहिए, ऐसी जानकारी होती है। और NH3 बनाने में भी जब NH3 को यानी अमोनिया को यानी यूरिया खाद को जब पानी में डाला जाता है तो उसका तापमान कम जाता है, कमने के कारण वैसे अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें ताप बढ़ जाए यानी चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिसमें तापमान कम जाए उसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब जानकारी हमें मिलती है रासायनिक समीकरण से कि गैसों का उत्सर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो Zn के साथ H2SO4 की अभिक्रिया कराए, जिंक के साथ जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराए तो यहाँ से H2SO4 इसमें मिल गया, ये अवक्षेप बन गया और H2 गैस की उत्पत्ति हुई, यानी गैस की भी उत्पत्ति पता चल गई। ये गैस का चिन्ह है कि ऊपर की ओर गमन कर रहा है। अगला रासायनिक समीकरण में अवक्षेप की बनने की जानकारी भी मिल पाती है। अब यहाँ से AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और HCl से अभिक्रिया किया तो सिल्वर क्लोराइड बनाया और यहाँ से नाइट्रिक एसिड बनाया। तो यहाँ से हमको अवक्षेप के रूप में AgCl मिला। तो AgCl जो है वो अवक्षेप है, ये अवक्षेप का चिन्ह होता है नीचे की ओर, गैस का चिन्ह होता है ऊपर की ओर। गैस जो होते हैं उसे दर्शाया जाता है ऊपर से, और जो अवक्षेप होते हैं, अवक्षेप मीन्स जो हमारा मटमैला होता है, यानी कि उसको गांव भर में कह सकते हैं कादो का रूप, तो उसे अवक्षेप बोलते हैं। तो वो अवक्षेप हमेशा नीचे की ओर दर्शाया जाता है, गैस हमेशा ऊपर की ओर दर्शाया जाता है। अब है अभिक्रिया के शर्तों की जानकारी। हमें पता चलती है कि अभिकारक कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ रहा है, दाब का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उत्प्रेरक के कारण क्या हो रहे हैं और प्रतिफल कैसा प्राप्त हो रहा है। ये अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी से मिलती है। किसी किसी ऐसे समीकरण में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, किसी में ताप बढ़ाने पर घट जाता है, किसी में दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है, किसी में दाब बढ़ाने पर घट जाता है, किसी में उत्प्रेरक की मात्रा बढ़ाने पर अभिक्रिया तेज हो जाती है, किसी में उत्प्रेरक की मात्रा कम करने पर अभिक्रिया कम हो जाती है। तो ऐसी जानकारी अभिकारकों और प्रतिफलों में हमें मिलता है। अभिक्रिया का उत्क्रमणीयता की जानकारी भी मिलती है कि जो तत्व अभिक्रिया में भाग लिया क्या वो दोबारा जब उसको हम डिहाइड्रेट करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या वैसे पदार्थ बनेंगे। इसकी जानकारी जो मिलती है उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता। अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता में N2 है, H2 है, ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिया तो बन गया NH3। जब ये विघटित होंगे तो N2 बनेंगे और H2 बनेंगे। ये इस प्रकार की जानकारी को हम बोलते हैं अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं। अब समझेंगे कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो पहला हम जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक या तत्व का निर्माण करते हैं
वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, कहलाता है। अब इसको समझना है, पहले अभी जानना है कि संयोजन अभिक्रिया है क्या। तो दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में संयोग करके एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो यहाँ पर दो तत्व आपस में जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पर दो तत्वों के बीच संयोजन की अभिक्रिया, तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बना दिया CO2। ये अभिक्रिया कैसी हुई, तो दो अलग अलग तत्व आपस में मिला तो बन गया एक नया तत्व या यौगिक। तो ये हो गए संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार समझना है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ये कार्बन था और ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन। ये बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और इधर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये दोनों मिला तो बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर फेरस है, फेरस बोले तो लोहा है, फेरस। अब फेरस मिला किससे, सल्फर से, सल्फर बोले तो गंधक से मिला और बना दिया फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। तो यहाँ पर दो अलग अलग तत्व मिलकर एक नए तत्व या यौगिक का निर्माण किए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब जाना है एक तत्व रहेंगे और एक यौगिक के बीच अभिक्रिया। ये हमारा यौगिक है, ये हमारा तत्व है, ये हमारा यौगिक है, ये हमारा तत्व है। अब आपस में ये अभिक्रिया किए तो CO प्लस O2 तो CO2 बना, SO2 और प्लस O2 तो SO3 बना। तो यहाँ जो होने वाली अभिक्रियाएं हैं ये दो अलग अलग तत्व और यौगिक हैं जो आपस में मिलकर संयोजन अभिक्रिया को दर्शाते हैं। दूसरा है, यानी तीसरा नंबर यहाँ पर आ गया। पहला हो गया दो तत्वों के बीच, दूसरा हो गया एक तत्व और एक यौगिक के बीच, तीसरा हो गया दो या दो से अधिक यौगिक के बीच अभिक्रिया। ये भी यौगिक है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये H2 है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड है और ये जल है। ये जब आपस में संयोग किए, दो अलग अलग यौगिक हैं, सब भी यौगिक हैं, ये यौगिक अभिक्रिया करके और एक नए अभिकारक या प्रतिफल के रूप में यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ये दो तत्वों के बीच हो सकते हैं, इसमें एक तत्व एक यौगिक हो सकता है, इसमें दो यौगिक या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं। ये सब आपस में जुड़कर अभिक्रिया को पूरा करते हैं। दूसरा अब हमको है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वैसी अभिक्रियाएं, वैसी अभिक्रियाएं जिसमें एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ बोले तो तत्व का निर्माण करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं। वैसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। इसको समझना है तो जैसे में हम समझ सकते हैं
कि कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करना है। कैल्शियम कार्बोनेट ये हुआ, इसका जब हम अपघटन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के उड़ जाएंगे। तो ये हमारा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन। पोटेशियम क्लोराइड है, जब इसका अपघटन कराया जाएगा तो KCl अलग हो जाएंगे और O2 अलग होकर विस्थापित हो जाएंगे, यानी कि उड़ जाएंगे यहाँ पर। फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट का अपघटन कराएंगे तो फेरस सल्फेट यहाँ पर है, जल के साथ ये पहले मिला हुआ है। जब इसका स्फुटन अभिक्रिया कराए यानी अपघटन अभिक्रिया कराए तो यहाँ FeSO4 प्लस H2O है, इसमें विस्थापित हो गया यानी अलग हो गया। तो यहाँ भी एक तत्व है। ये सभी जब अभिक्रिया में भाग लिए तो यहाँ पर से दो नए तत्व का निर्माण हुआ, यहाँ भी दो नए तत्व का निर्माण हुआ, यहाँ भी दो नए तत्व का निर्माण हुआ, और यहाँ पर उसी अभिक्रिया को दर्शाया गया तो 2 से अधिक तत्व का निर्माण हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन का अर्थ ही होता है या वियोजन का अर्थ ही होता है टूटना, यानी एक बड़े यौगिक को टूटना। तीसरा नंबर जानना है, पहला नंबर जाने थे संयोजन, दूसरा नंबर जाने थे वियोजन या अपघटन। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक नए तत्व बनाते हैं। दूसरा यहाँ समझे वियोजन, जिसमें एक बड़े यौगिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रूप में टूटे थे। अब जानना है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी अभिक्रिया जो विद्युत के उपस्थिति में संपादित हो उसे हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, यानी विद्युत धारा की उपस्थिति में। इसमें क्या होते हैं, द्रवित ऑक्साइड होते हैं और क्लोराइड होते हैं। द्रवित मीन्स द्रव्य रूपी ऑक्साइड और क्लोराइड होते हैं, जिसमें विद्युत धारा गुजारा जाता है। तो अपघटन की क्रिया प्रदर्शित करते हैं, संपादित करते हैं, पूरा करते हैं, जिसके फलस्वरूप एनोड और कैथोड के रूप में 2 अलग अलग सिंबल या 2 अलग अलग पदार्थ निर्माण के लिए कारक पाए जाते हैं। कैथोड जो होता है वो उस पर धातु जमा होता है, और जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीजन या क्लोरीन के अपद्रव्य जमा होते हैं। तो यहाँ कैथोड पर धातु जमा होगा, एनोड पर ऑक्सीजन या क्लोरीन जैसे अपद्रव्य जमा होंगे। अब यहाँ समझना है कुछ अभिक्रिया के द्वारा कि क्या कैसी अभिक्रिया ये हो रही है। तो द्रवित सोडियम क्लोराइड में जब विद्युत धारा गुजारी जाती है, यानी NaCl में जब नमक में जब पानी मिलाया गया और उसके बाद विद्युत धारा दी, तो Na कैथोड पर भी स्थापित होगा और Cl एनोड पर भी स्थापित होगा। दूसरा नंबर है द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटन। द्रवित एल्युमिनियम में जब विद्युत धारा गुजारते हैं तो कैथोड पर एल्युमिनियम हो गया और एनोड पर O2 हो गया। जो द्रव्य होंगे वो एनोड पर, और जो हमारे जरूरत के तत्व होंगे वो कैथोड पर प्राप्त होंगे। जल अपघटन कराएंगे यानी जल में ही डायरेक्ट विद्युत धारा देंगे तो कैथोड पर H2 होगा, एनोड पर O2 होगा। इसको यहाँ दर्शाया गया एक परख नली में, 2 परख नली अलग अलग दर्शाए गए, एक कैथोड के रूप में एक एनोड के रूप में दर्शाया गया। जब बैटरी से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो इसके एनोड पर तत्व जो होते हैं यानी जो हमारे लिए उपयोगी होते हैं वो एनोड पर जमा हो जाते हैं, और जो अनुपयोगी होते हैं वो कैथोड पर जमा हो जाते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया। अगला एकल विस्थापन अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक या पदार्थ एक दूसरे से ग्रहण कर नए तत्व का निर्माण करते हैं, वैसी अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रियाएं कहलाते हैं। अब इसमें समझना, एकल का मतलब एक ही तत्व जो होंगे वो किसी अन्य तत्व से एक अपने समीप में मिलाएंगे, मात्र एक तत्व।
वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक या पदार्थ एक दूसरे से ग्रहण कर नए तत्व का निर्माण करते हैं, वैसी अभिक्रिया एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ देखना है किसी कम यानी क्रियाशील धातु की अभिक्रियाशील धातु से, यानी कम एगो रहेगा एगो अधिक क्रियाशील रहेगा तो की होगा, तो यहाँ से लोहा से ज्यादा क्रियाशील होता है कॉपर, गलत, कॉपर जो होता है लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। लोहा जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर से लोहा ज्यादा अभिक्रियाशील है, फलस्वरूप SO4 को ही विस्थापित कर लेगा, यानी एकल विस्थापन से CO को अलग कर देगा और SO4 को ये गर्भित कर लेगा, यानी ज्यादा क्रियाशील Fe है और कम क्रियाशील जो है Cu है। इधर ये कम है और ये जो है ये अधिक है, अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील होने के कारण दूसरा से एक तत्व छीन लेता है। Cu जो है Ag से ज्यादा अभिक्रियाशील, Ag से ज्यादा यानी चांदी से ज्यादा कॉपर, फलस्वरूप नाइट्रिक ऑक्साइड को ये कॉपर विस्थापित कर लेंगे, अपने में जोड़ लेंगे, जोड़ने के फलस्वरूप ये एकल विस्थापन प्रदर्शित करेंगे और इस तत्व जो है ये तत्व अपने अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया में ZnSO4 के साथ जुड़ गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। अगला कम क्रियाशील अधातु और उसके यौगिकों का विस्थापन। यहाँ पर से Cl जो है वो Br से ज्यादा अभिक्रियाशील है, फलस्वरूप Cl जो है Na से जुड़ जाएगा और Br को विस्थापित कर देगा, यानी एक तत्व इसमें जुड़ेंगे दूसरा का विस्थापित हो जाएंगे यानी बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन को, यानी पोटेशियम क्लोरीन को विस्थापित कर लेगा, आयोडाइड को अलग कर देगा। क्रियाशील धातुओं द्वारा अम्लों के हाइड्रोजन का विस्थापन। अब यहाँ पर अम्ल से विस्थापन होगा तो Zn जो है ZnSO4 के साथ अपना विस्थापन अभिक्रिया दर्शाएगा, जबकि H2O गैस बन के उड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हुआ, जो ज्यादा क्रियाशील तत्व रहेंगे वो दूसरे तत्व के अणुओं को छीनकर अपने स्टक में पूरा करेंगे, यानी अपने घर को पूरा करेंगे। तो ऐसी अभिक्रिया हमारा कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। वहां जाने थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसके बाद जाने थे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और मतलब उसके बाद जाने थे एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब है उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का दूसरा नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसी का दूसरा नाम है। इसमें वैसे दो पदार्थ जो अपने आयनों को आदान प्रदान करके एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। ये दोनों Na अपना जो आयन देंगे NO3 का देंगे और Cl जो है वो Ag को देगा। तो यहाँ पर Ag विस्थापित हो गया, Na प्लस और NO3 का निर्माण किया। अगर इसे मान लिया जाए कि ये अलग एक हीरो है और ये एक हीरोनी है, ये दूसरा हीरो है और ये एक दूसरा हीरोनी है, तो ये दोनों अपने हीरोनी को आदान प्रदान कर रहा है। यहाँ पर Ag का जो हीरोनी NO3 है इसको ग्रहण कर रहा है पहला हीरो, और जो दूसरा हीरो है वो पहला हीरो का जो हीरोनी है इसको ग्रहण कर रहा है, यानी अपनी पत्नियों या अपनी हीरोनियों का आदान प्रदान कर रहा है। उसे हम बोलते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें ये अपने साथियों को आदान प्रदान करते हैं, जैसे Cl2 है जो Na2 के साथ संयोग बनाएंगे, और यहाँ पर SO4 है जो बनाएंगे Ba यानी कि बेरिलियम के साथ बनाएंगे, बोरोन के साथ बनाएंगे, और एक क्लोरीन के साथ बनाएंगे, एक सोडियम के साथ बनाएंगे, एक सल्फर के साथ बनाएंगे। दूसरा इसी प्रकार है फेरस जो है फेरस सल्फर ऑक्साइड के बनाएंगे, और ये
जो सल्फर है वो हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों अपने आयनों को आदान प्रदान कर रहे हैं। Cu अपना आयन देता है यस को और SO4 अपना आयन देता है H2O को। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं और ये इसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। अगला है Pb जो है NO3, तो PbNO3 जो होगा तो Pb आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करेंगे और पोटेशियम NO3 के साथ अभिक्रिया करेंगे, अर्थात दोनों तत्व अपने आयनों को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अगला है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। छठा नंबर है अवक्षेपण अभिक्रियाएं। वैसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करके एक पदार्थ को द्रव्य रूपी विक्षेपित करता है उसे यानी ठोस ही रूप में विक्षेपित करता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब अवक्षेप के रूप में क्या होंगे, तो अवक्षेप के रूप में जो होंगे वो हमेशा ठोस प्लस द्रव होंगे, और इसका जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह हमेशा होता है नीचे एरो का चिन्ह होता है अवक्षेपण का। उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं NaCl को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया गया तो यहाँ से Ag जो है Cl के साथ विस्थापित हो जाता है सफेद चूर्ण के रूप में, यानी सफेद पाउडर के रूप में, सफेद क्रीम के रूप में यहाँ विस्थापित हो गया है। यानी यहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया दर्शाया है AgCl, और NO3 ये इधर विस्थापित हो गया, अलग हो गया। और बहुत सारे हम अवक्षेपण की अभिक्रियाएं ले सकते हैं। अगला जानना है हमको उदासीनीकरण अभिक्रियाएं। वैसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अम्ल और एक क्षार भाग लेकर लवण तथा जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसे लवण अभिक्रिया भी कहा जाता है, इसे लवण अभिक्रिया भी कहते हैं, लवण अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। तो यहाँ देखना है HCl जो है एक अम्ल है, ये अम्ल है, और NaOH जो है वो क्षार है। जब ये दोनों एक अम्ल और एक क्षार आपस में अभिक्रिया किए तो बना दिया NaCl बोले तो नमक क्या है, तो खनिज है, खनिज क्या है, तो लवण है, और दूसरा H2O है अर्थात जल है। तो अभी हम बोल चुके हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जिसमें एक अम्ल और एक क्षार भाग लेकर लवण और जल का निर्माण करता है, वैसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण। जल है और एक क्षार के रूप में NaOH है, जब आपस में अभिक्रिया किया तो नमक अर्थात लवण बनाया और H2O अर्थात जल बनाया, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें होता है वैसी अभिक्रियाएं जो प्रकाश में संपादित होती है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।
कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न हो उसे हम बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जो पौधे भोजन बनाते हैं तो उसमें कैसी अभिक्रिया होती है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, फोटो केमिकल सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ से हो गया उदाहरण के रूप में वायुमंडल से CO2 और जल या जड़ से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर पत्ती में उपस्थित रहता है क्लोरोफिल। और ये अभिक्रियाएं करके फोटोसिंथेसिस करके और बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, जो इसका अवक्षेपण के रूप में होता है और साथ में ऑक्सीजन बनाता है, जो विमुक्त करता है। इस ऑक्सीजन का हम सब उपयोग करते हैं और हम उसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया हमारा कहलाता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर अलग विस्थापित हो जाते हैं और ब्रोमाइड अलग विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी कारण है कि क्लोरीन को रंगीन बोतल में रखा जाता है। क्लोरीन को रंगीन बोतल में रखा जाता है, रंगीन बोतल में रखा जाता है। अगर रंगीन बोतल में अगर क्लोरीन को नहीं रखा जाएगा तो ये आपस में किस तत्व से अभिक्रिया कर लेंगे इसका कोई पता नहीं, और कौन सा तत्व का निर्माण कर देंगे इसका कोई पता नहीं। ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रियाएं, ये 9वां पॉइंट है, ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रियाएं। जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ घटित हों तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं, जब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ घटित हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब पहले जाना है कि ऑक्सीकरण कहते किसे हैं। तो ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का अभिक्रिया में जुड़ना या हाइड्रोजन का निष्कासन होना। ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का बाहर निकालना यानी निष्कासन करना। दूसरा माध्यम में हम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में हो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अर्थात यहाँ ऑक्सीकरण का मतलब हो रहा है ऑक्सीजन का संयोग। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा कहलाया ऑक्सीकरण अभिक्रिया। या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो। तो यहाँ से देख रहे हैं HCl और MnO4 यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, H2O अलग हो गया, क्लोरीन गैस अलग हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को त्याग दिया गया, यानी इससे HCl से बाहर निकाल दिया गया H को और अलग कर दिया गया। तो या तो ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन का निष्कासन हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं जो कहलाती है ऑक्सीकरण कहलाती हैं। अवकरण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और ऑक्सीजन का निष्कासन हो, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अवकरण का माध्यम कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, वैसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर किसी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग होना है, तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल बना दिया, तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाया अवकरण अभिक्रिया। या किसी यौगिक का ऑक्सीजन का निष्कासन करना। अब CO है, यानी कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ H2O है, तो यहाँ से वो कोई त्याग के इसमें जोड़ देगा तो बन जाएगा Cu + H2O। तो यहाँ से इन दोनों अभिक्रियाओं से हमको ये समझ में आता है कि ये दोनों जो समीकरण है ये अवकरण के उदाहरण है।
जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। अब अगला है ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ देखना है CuO और H2O, तो यहाँ से Cu विस्थापित हो गया, H2O यहाँ से जाके संयोग कर लिया O के साथ, तो यहाँ पर जो हुआ Cu विस्थापित हुआ यानी अवकरण, यानी ऑक्सीजन को त्याग दिया। यहाँ लिखल है ऑक्सीजन का त्यागना। H2O है जो O के साथ संयोग किया, तो यहाँ है ऑक्सीजन का संयोग, तो इसे को बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होता है और अवकरण में ऑक्सीजन का त्याग होता है। या यहाँ देखना है H2S है, तो यहाँ से जो H2 है इसको Cl के साथ संयोग करना है, तो यहाँ पर जो होने वाली अभिक्रियाएं है यश को अलग करना है, तो यश को अलग करने पर हमको हो गया ऑक्सीकरण, और यहाँ पर से हाइड्रोजन को त्याग दिया और सल्फर को अलग कर दिए, और यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुटा तो ये हो गया अवकरण। यानी कि हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन हटता है, और अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। इन दोनों जब साथ साथ अभिक्रियाएं होती है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया में मूल तत्व भी प्राप्त होते हैं, प्रतिफल से मूल तत्व प्राप्त होते हैं और मूल तत्व से प्रतिफल भी प्राप्त होते हैं। अब जानना है दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण एवं अवकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। दैनिक जीवन में पड़ने वाले प्रभाव, तो पहला हमारा है भोजन का पाचन। तो भोजन जो हम लेते हैं उसका सूत्र होता है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। और जो हम गैस के रूप में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो ये अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नाक के द्वारा निकलता है और यहाँ H2O जल बनता है और एक ऊर्जा बनता है ATP के रूप में। तो यहाँ पर जो हम भोजन लेते हैं वो एक प्रकार के प्रोटीन होता है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड के रूप में होते हैं, कुछ स्टार्च भी होते हैं, कुछ और ग्लूकोज के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में, ये सभी भोजन के रूप में हम लेते हैं। तो इनका जो पाचन की क्रियाएं होती है उसमें जो भाग लेता है कुछ ऑक्सीकरण होते हैं और कुछ अवकरण होते हैं। तो भोजन का पाचन जो है वो कैसी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। भोजन का पाचना ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। जब हमारा भोजन पचता है तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है, और जब भोजन पचने के फलस्वरूप जो ऊर्जा विमुक्त होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा के रूप में हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है। हम पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण के प्रभाव। तो भोजन का दुर्गंधित होना, जब भोजन अधिक समय तक ऑक्सीजन के संपर्क में रहते हैं तो दुर्गंधित हो जाते हैं, अर्थात खराब हो जाते हैं, इन पर बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं भोजन का दुर्गंधित होना। इसमें ऑक्सीजन के संयोग से होते हैं। अब दुर्गंधित ना हो इसके लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, तो भोजन में एंटासिड मिला देते हैं, भोजन में एंटासिड मिला देते हैं। दूसरा नंबर है ढक्कनदार बर्तन में रखते हैं। तीसरा नंबर है उसको फ्रिज में रखते हैं, और चौथा नंबर है कि कोई वैसे स्थान पर रखते हैं जहां पर बैक्टीरिया या अन्य फफूंद वहां पर ना पहुंचे। तो भोजन को दुर्गंधित होने से भी हम बचा सकते हैं। भोजन दुर्गंधित होता है किसके कारण, तो ऑक्सीकरण और अवकरण के कारण। और भोजन को हम बचा कैसे सकते हैं, तो इसको ढक के बचा सकते हैं, फ्रिज में रख के बचा सकते हैं, एंटासिड मिला के देंगे तो बच सकता है। इन सभी कारणों से हम भोजन को दुर्गंधित होने से आसानी से बचा सकते हैं। अगला है संक्षरण। संक्षरण और संरक्षण दोनों में अंतर होता है। संक्षरण का अर्थ होता है बेकार होना, यानी कि खराब होना। तो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, जैसे लोहा वगैरह वगैरह, तो उन सबों में जंग लग जाता है, तो उसे बोलते हैं कि उसमें संक्षरण हो रहा है, यानी उसकी हानि हो रही है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या जलवाष्प या अन्य कारक के कारण उसका हानि होता है तो उसे हम बोलते हैं संक्षरण। और संक्षरण के कारण ही हमेशा वस्तु का जो होता है क्षय होता है। वैसी क्रिया जो ऑक्सीजन या अन्य ऑक्सीजन, जलवाष्प या अन्य कारक के कारण उस वस्तु का हानि हो, उस वस्तु का
हानि हो उससे संचरण अभिक्रिया कहते हैं, संचरण कहते हैं, सीधे संचरण कहते हैं। जैसे लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, ये जो हो गया वो संचरण का उदाहरण है, लोहा में जंग लगना। क्रिया किसी पदार्थ में दहन की क्रिया वैसे पदार्थों में होती है जिनका ज्वलन ताप सामान्यतः ज्वलन ताप जो होता है वो निम्न होता है, तो वो आसानी से दहन कर लेती हैं और दहन के फलस्वरूप यदि वह पदार्थ पूर्णतः दहनशील हो तो उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो दहन की क्रिया के रूप में हम जलावन, पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, द्रवित पेट्रोलियम आदि का हम उपयोग करते हैं। दहन दहन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन के संयोग कर कोई पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कोई पदार्थ जलता है, उसे हम दहन कहते हैं। और दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्रकाश प्राप्त होता है, साथ में ऊष्मा प्राप्त होता है, ऊष्मा। तो ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं दहन। अब है दहन, तो दहन में दहनशील क्या है या ज्वलनशील क्या है? दहन में दहनशील या ज्वलनशील क्या है? तो वे पदार्थ जो दहन में भाग लेते हैं दहनशील या ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। याद देखना, कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। उसी प्रकार सल्फर को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर है, यहाँ ऊष्मा और यहाँ प्रकाश प्राप्त होता है। तो इसे हम बोलते हैं दहनशील पदार्थ। जो भी क्रिया में भाग लिए दहनशील पदार्थ, इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इधर से प्राप्त हुआ, ऊष्मा होती है, प्रकाश होती है। यानी कि जब सल्फर के साथ हो तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अगला है अदहनशील पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो दहन में भाग नहीं लेते हैं या जलते नहीं है उसे हम बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, ये ईंट, पत्थर, ये सभी और लकड़ी आ जाएगा दहनशील पदार्थ में। अदहनशील में हो जाएंगे जितना भी न जलने वाला पदार्थ है, ईंट, पत्थर, ये सभी अदहनशील में, और दहनशील में आ जाएगा जलने वाला। अब कुछ जो क्रियाएं होती हैं, कुछ जो पदार्थ होते हैं उसको हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम को जब नाइट्रेट की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट ऑक्साइड, साथ में ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। यहाँ से जब मोमबत्ती को हम जलाते हैं क्लोरीन की उपस्थिति में तो यहाँ से एक HCl पदार्थ हमें प्राप्त होता है। ये कब होता है? जब हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसको जलाते हैं तब होता है। अब दहन क्या, पोषक पदार्थ क्या है? तो ये पदार्थ जो दहन में भाग ना ले उसे हम दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो दहन में भाग ना ले उसे हम दहन का पोषक पदार्थ कहते हैं। तो हमारा हो गया CO2। जो जल होता है, जल जो हमारा होता है उसमें ताप कम होने के कारण वो आग को मिझा देता है, ऐसे आग को वो जलने में ही मदद करता है। तो पहले पता करना होता है कि दहन किस प्रकार की हुई है, वह बिजली से हुई है, गैस से हुई है या अन्य पदार्थ से हुई है। उसके आधार पर हम उसको मतलब कि कम उसका ताप को कर सकते हैं। अब दहन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होनी चाहिए कि भाई दहन होगा कैसे। तो दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, यानी जलने वाला पदार्थ जब वहां पाया जाएगा तब ये जल सकता है, नहीं दहन हो सकता है। दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति होनी चाहिए, ये दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, और दूसरा दहन के पोषक पदार्थों की उपस्थिति। यहाँ हो गया जो जल रहा है वो, और यहाँ हो गया जो जलेगा वो उपस्थित होना चाहिए। और ज्वलन ताप की प्राप्ति, जब ये जलेगा तो वहां से हमको प्राप्त होगा ज्वलन ताप। ज्वलन ताप के कारण ही वो जो ताप होगा उसका ताप अधिक होगा, बिल्कुल अधिक होगा, और वह पदार्थ लगातार जलते रहेगा। क्वेश्चन है कि दो जार में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रखे हैं, आप कैसे पता करेंगे कि किस जार में कौन सी गैस है? तो इसका आंसर है कि हम एक तिल्ली को जलाएंगे और पहले H वाले जार पर ले जाएंगे,
वहां पर जाने के फलस्वरूप ये उस फटन की क्रिया के फलस्वरूप कुछ ही समय में मिल जाएगा। तो वहां हम समझेंगे हाइड्रोजन है। जब दूसरा जार पर ले जाएंगे, ऑक्सीजन के संपर्क में जो ही आएगा तो वो अधिक प्रकाश में जलेगा, तो हम समझ जाएंगे वह जो जार है वो ऑक्सीजन का है। यानी जिसमें मिल गया आसानी से हाइड्रोजन का है, जिसमें ज्यादा ज्वलन से जलने लगा तो ऑक्सीजन का है। तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन से जार में हाइड्रोजन है और कौन से जार में ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है ज्वाला क्या है। ज्वाला, तो जब कोई पदार्थ जलता है तो उससे ज्वाला उत्पन्न होती है। ज्वाला बोले तो एक प्रकार की उष्मा। जब कोई दहनशील पदार्थ जलता है तो उससे ज्वाला उत्पन्न होता है। और ज्वाला का एक दूसरा रूप हम बोल सकते हैं दहन, और दहन से उत्पन्न होता है जो उष्मा, दहन से जो प्राप्त होता है उष्मा, तो ये एक प्रकार की उष्मा होती है। सभी पदार्थों की ज्वलन ज्वाला जो होती है वो अलग अलग होती है। कोई पदार्थ धीमी गति से ज्वाला प्रदान करते हैं, कोई पदार्थ बहुत अधिक तीव्र गति से ज्वाला को प्राप्त करते हैं। इस ज्वाला के आधार पर ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होने पर, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति होने पर जो हम किसी पदार्थ को जलाते हैं तो वो पूर्णतः जलते हैं और अधिक उष्मा देते हैं और आसानी से जल जाते हैं। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति रहती है, यानी कि उपस्थिति नहीं रहती है, तो वह पदार्थ जलने में बहुत परेशानी उत्पन्न करता है। साथ ही साथ यहाँ जलने पर CO2, तो यहाँ जलने पर CO गैस उत्पन्न करता है। यानी अपर्याप्त रहेंगे तो CO गैस और उपस्थित रहेंगे तो CO2 गैस। यहाँ आसानी से जलता है, यहाँ कठिन से जलता है, आसानी से जलता नहीं। अब इसके बाद समझना है मोमबत्ती की ज्वाला क्या है। तो जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती में जलने के फलस्वरूप इनमें रासायनिक क्रिया होती है, और रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप मोमबत्ती के भाग जो होते हैं 3 भाग में बढ़ जाते हैं। सबसे अंदर का भाग होता है जिसे केंद्रीय मंडल कहते हैं, इसके बाद बाह्य भाग को कहते हैं प्रकाशमान मंडल। इसी से प्रकाश निकलता है, पीला रंग का होता है, जिससे हमारे इर्द गिर्द प्रकाश फैलता है। और सबसे बाहरी रंग होता है जो प्रकाशहीन मंडल होता है, यह काला होता है, काला और लाल होता है। क्योंकि केंद्रीय मंडल में हमेशा सफेद होता है और प्रकाशमान में हमेशा पीला या हल्का सफेद होता है, और प्रकाशहीन में हमेशा काला और लाल होता है, काला और लाल रंग नहीं होती हैं, जिसके फलस्वरूप ये काला या लाल रंग का होता है। ये पीला या हल्का सफेद होता है, हल्का सफेद, और अंदर का भाग हमेशा सफेद होता है। यहाँ दहन की क्रिया पूर्ण होती है। यहाँ पर दहन की क्रिया पूर्ण के फलस्वरूप उष्मा के रूप में प्रकाश निकलते हैं, और यहाँ पर जो नहीं जल पाता है वे धुआं के रूप में काला या लाल रूपी, इसका जो बाहरी प्रक्षेप होता है काला, ज्यादातर काला होता है, कुछ भाग में लाल होता है, ये निकलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं मोमबत्ती की ज्वाला मंडल। तो मोमबत्ती की ज्वाला मंडल 3 होते हैं। एक हो गया केंद्रीय मंडल, उससे ऊपर हो गया प्रकाशमान मंडल, उससे ऊपर हो गया प्रकाशहीन मंडल। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसके आंतरिक भाग में जो मंडल पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं केंद्रीय मंडल, ये सफेद होते हैं। उसके बाद जो पाया जाने वाला मंडल है उसे बोलते हैं प्रकाशमान मंडल, जो पीला या हल्का सफेद होता है। और तीसरा जो हमारा मंडल होता है जिसमें दहन की क्रिया नहीं होती है उसे प्रकाशहीन मंडल या काला या लाल रंग का होता है। तो ये हमारी मोमबत्ती की ज्वाला हुई। अब जाना है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ से हम बोल सकते हैं एल तो एल, यहाँ से पी तो पी, और यहाँ से जी तो जी, यानी हो गया LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हिंदी होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ये वे गैस हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, अर्थात ये एक वे गैस हैं जिससे प्रदूषण फैलने की क्रियाएं नहीं होती है। इसके आधार पर हम एक दूसरा गैस भी उपयोग कर सकते हैं जिसे बोलते हैं संपीड्य प्राकृतिक गैस। उसका होता है CNG फुल फॉर्म। तो शॉर्ट में होता है CNG और फुल फॉर्म होता है संपीड्य प्राकृतिक गैस। तो यहाँ से देखना है, हम बात कर रहे हैं LPG का, तो LPG में मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन सबसे महत्वपूर्ण भाग में होते हैं, और ये जलने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल और उष्मा उत्पन्न करते हैं। उसमें जो उपस्थित होता है 1 ग्राम जो उसका गैस होता है उससे 50 किलो जूल उष्मा उत्पन्न होती है। अब उस जो सिलेंडर में लगे होते हैं उस सिलेंडर में सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन जलता है, उसके बाद प्रोपेन जलता है।
और उस गैस में गंध के लिए डाला जाता है इथिल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन या मिथाइल मार्केप्टन भी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है C2H5SH। ये सूत्र है मिथाइल मार्केप्टन का, और इसे हम इसलिए सिलेंडर में डालते हैं ताकि जब सिलेंडर लीक हो अर्थात इससे गैस निकले तो हमें आसानी से पता चल जाए। इसी के लिए हम मिथाइल मार्केप्टन उसमें डाल देते हैं। और ये जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस को संपीड़ित किया जाता है, ये उच्च दाब से संपीड़ित किया जाता है, फलस्वरूप ये लिक्विड के रूप में सिलेंडर में मौजूद होते हैं। इसी कारण इसे बोलते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये बहुत ही कम प्रदूषण फैलाते हैं। और इसके बाद जो हम दूसरा उपयोग करते हैं उसका नाम है प्राकृतिक संपीड्य गैस यानी कि CNG।